सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम रिसोर्सेस ऑफ इंडिया सेकेंड का लास्ट टॉपिक पावर रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सेकेंड चैप्टर विच इज नेम्ड रिसोर्सेस ऑफ इंडिया सेकेंड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर रिसोर्सेस के। पावर रिसोर्स, यू नो वेरी वेल, मैन इज एन एक्टिव बीइंग, ही यूजेस पावर टू परफॉर्म ईच एक्टिविटी। आपको पता है इंसान हर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए पावर का यूज करता है। एंशियंट टाइम्स में जो मेन की एक्टिविटीज थी वो लिमिटेड, बट स्लोली स्लोली इंसानों ने पावर रिसोर्सेस का यूज करना स्टार्ट किया, जैसे कि एनिमल्स, वुड, एयर एंड वाटर। धीरे धीरे इन्हीं रिसोर्सेस का यूज डेवलप होता गया। अब हमारे पावर रिसोर्सेस के जो बेसिक सोर्स है वो मेनली प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है, कोल, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। और इन सभी का यूज किस लिए किया जाता है? मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में मशीन्स को रन करने के लिए इन पावर रिसोर्सेस का यूज किया जाता है। मेनली किस चीज का यूज किया जाता है प्रेजेंटली? कोल, यू नो वेरी वेल, कोल का यूज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने में किया जाता है। इंडिया में फिलहाल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थर्मल पावर प्लांट्स में हो रहा है, मोर देन 50%। और उन थर्मल पावर प्लांट्स में एज अ फ्यूल कोल का यूज किया जाता है, क्लियर। मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल में सारी चीजें आ गई है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, गैसोलीन, क्लियर, सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है। तो आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी लाइफ की हर फील्ड में पावर रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट हमको होती है। दोज रिसोर्सेस which supplies power for fulfilling the needs of men are called power resource. Definition आपके सामने given है, the sources of power which are used by man for his different activities are known as power resource. If we talk about the types of resources, अगर हम resources के types की बात करते हैं, there are two types of resources. कितने टाइप के रिसोर्सेस अवेलेबल है हमारे पास? टू टाइप्स के रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्लियर। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल, या इनएग्जॉस्टिबल को हम क्या बोल सकते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस को क्या बोला जाता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस, क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस के। दोज रिसोर्सेस विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड एग्जॉस्ट विद द यूज एंड कांट बी रिस्टोर्ड अगेन आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। ऐसे रिसोर्सेस जिनके जो रिजर्व्स है अर्थ के ऊपर लिमिटेड क्वांटिटी में, और एक समय ऐसा आएगा जब वो रिसोर्सेस अर्थ से फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उन्हीं रिसोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस बोलते हैं। एग्जॉस्टिबल मींस द रिसोर्सेस which will be exhausted at a particular time are called exhaustible resources. अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स या इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेस जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, ऐसे रिसोर्सेस जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, उनको रिसाइकल करके फिर से यूज किया जाता है, जो अर्थ के ऊपर अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। ऐसे रिसोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेस या इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, wind energy, solar energy, etc. These are renewable resources. Now we will talk about present status of power resources in India. क्लियर। आज इंडिया में क्या स्टेटस है पावर रिसोर्सेस? कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ इंडिया, क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया में क्या स्टेटस है पावर रिसोर्सेस का। यू नो वेरी वेल, आफ्टर इंडिपेंडेंस पावर रिसोर्सेस हैव इंक्रीज्ड रैपिडली इन इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद ही, आजादी के बाद ही इंडिया ने तेजी से पावर रिसोर्सेस
को डेवलप करने की फील्ड में काम आगे बढ़ाए। हमारी जो गवर्नमेंट है वो लगातार एफर्ट्स लगा रही है कि जो कंट्री के रिसोर्सेस है उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कंट्री के रिसोर्सेस का सस्टेनेबल यूज किया जाए, जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा और इसके साथ ही हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी भी प्रॉपरली होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील माइनिंग एंड फ्यूल, क्लियर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील माइनिंग एंड फ्यूल, ये जो मिनिस्ट्री इंडिया की ये जो मंत्रालय है वो इस डायरेक्शन में लगातार काम कर रहा है। जो प्रेजेंट स्टेटस है पावर रिसोर्सेस का इंडिया में वो इस प्रकार है। फिलहाल हम दो तरह के पावर रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि पारंपरिक जो स्रोत है एनर्जी के, एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो कि गैर पारंपरिक। इंडिया रैपिडली डेवलप कर रहा है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी will be exhausted at a particular time, but the non-conventional sources of energy are present in unlimited quantity and they won't finish ever. अगर हम conventional sources जो इंडिया में यूज किए जा रहे वो है कोल मीन्स कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस यूज किए जा रहे हैं इंडिया में वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस या बायो एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कोल फर्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल के बारे में। कोल मीन्स होता है कोयला। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब औद्योगिकरण शुरू हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पूरा क्रेडिट है वो सिर्फ एक ही फ्यूल को दिया जाता है, एक ही एनर्जी रिसोर्स को दिया जाता है और वो है कोल, क्योंकि इंडस्ट्रीज की शुरुआत ही कोल से हुई। आज भी इंडस्ट्रीज में कोल का यूज किया जाता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट न सिर्फ इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कंप्लीट क्रेडिट दिया जाता है कोल को, क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज की बिगिनिंग कोल से ही हुई थी। अगर हम कोल की बात करें तो कोल आज भी एक इम्पोर्टेंट फ्यूल है। एज आई टोल्ड यू, आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से ही जनरेट होती है और थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का यूज एज अ फ्यूल किया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। मेनली कोल की अगर हम बात करें तो कोल 4 टाइप्स के होते हैं। अब देखो, कोल में कार्बन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है? इनफ्लेमेबल होता है। कोल में मेनली कार्बन प्रेजेंट होता है और कार्बन क्या होता है? इनफ्लेमेबल होता है। द क्वांटिटी ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कोल, क्वांटिटी प्रेजेंट होती है कार्बन की कोल में, उसके अकॉर्डिंग हम कोल को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? द क्वांटिटी ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द कोल, उसके अकॉर्डिंग हम कोल को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट को बेस्ट क्वालिटी कोल माना जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में 85 to 90% कार्बन होता है। क्लियर? एज आई टोल्ड यू कि कार्बन ही ज्वलनशील पदार्थ होता है कोल के अंदर, जो कि जलता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसी के बेस पे हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है कोल को। तो जो सबसे बेस्ट टाइप है कोल का, जो सबसे शुद्ध कोल माना जाता है, प्योर कोल माना जाता है, वो होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें 85 to 90% कोल प्रेजेंट होता है, अप्रॉक्स 85 to 95%। अब बात करते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ कोल की, जो कि होता है बिटुमिनस। क्या बोलते हैं इसको? बिटुमिनस। बिटुमिनस में 70 to 80% कोल अवेलेबल होता है। कितना होता है? 70 to 80%। और एंथ्रेसाइट में होता है 85 to 95%। अब बात करते हैं ब्राउन और लिग्नाइट कोल। क्लियर? ब्राउन और लिग्नाइट कोल, जो कि थर्ड टाइप होता है कोल। जो ब्राउन या लिग्नाइट कोल होता है उसमें 40 to 55% कार्बन प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से ये जब बर्न होता है ब्राउन और लिग्नाइट कोल, तो
इसमें ज्यादा स्मोक होता है, ज्यादा धुआं होता है। सबसे कम धुआं निकलता है एंथ्रासाइट में, देन बिटुमिनस में, देन ब्राउन और लिग्नाइट कोल में, और सबसे ज्यादा धुआं निकलता है पिट कोल में। किसमें निकलता है? पिट कोल। पिट कोल में कार्बन कंटेंट ओनली 20% होता है। कितना होता है? 20%। पिट को प्राइमरी फॉर्म ऑफ कोल भी बोला जाता है क्योंकि ये शैलो पिट्स में डिपॉजिट होता है और वेजिटेबल्स के डिसइंटीग्रेशन से बनता है, इसीलिए इसको पिट कोल बोला जाता है। और इसमें कार्बन कंटेंट सिर्फ 20% होता है, इसी वजह से सबसे ज्यादा स्मोक होता है किसमें? पिट कोल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में कोल प्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम बात करें, इंडिया रैंक्स थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। पूरे वर्ल्ड में कोल के वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन में इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। फर्स्ट प्लेस पे चाइना है और सेकेंड प्लेस पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और थर्ड प्लेस पे इंडिया है। कोल का प्रोडक्शन इंडिया में 1774 से स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ बेटा? 1774 से। इसके बाद से इंडिया में लगातार कोल का प्रोडक्शन बढ़ता रहा, न्यू रिजर्व्स आइडेंटिफाई किए गए, और आज की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का 4.7% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। जो इंडिया की कमर्शियल एनर्जी यूज की जाती है, व्यावसायिक ऊर्जा जो इस्तेमाल की जाती है, उसमें कोल का कंट्रीब्यूशन 67%। इट मींस टोटल कमर्शियल एनर्जी में से 67% कमर्शियल एनर्जी हमें सिर्फ और सिर्फ कोल की वजह से ही मिलती है। और अगर हमारी कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, तो एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था मोर देन 50%, बट एग्जैक्ट अप्रोक्स 70%। इंडिया की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसका 70% प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ किस रिसोर्स से होता है? कोल से होता है। यानी कि इंडिया की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसमें से 70% प्रोडक्शन सिर्फ कोल्स के थ्रू ही होता है, कोयले के थ्रू होता है, जो कि थर्मल पावर प्लांट में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। टॉक अबाउट द रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। इंडिया में कोल का रिजर्व मीन्स भंडार। हमने पढ़ा है कि जितने भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस है वो लिमिटेड क्वांटिटी में। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो कोल रिजर्व है 2,53,301। फिर से बोल रहा हूं मैं, 2,53,301 मिलियन टन्स। ये इंडिया का टोटल कोल रिजर्व है। इंडिया में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व 3 स्टेट्स में अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज झारखंड, सेकेंड वन इज ओडिशा एंड द थर्ड वन इज छत्तीसगढ़। इन 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज। अभी हमने स्टेट्स की बात की, कौन कौन से स्टेट्स में प्रोडक्शन होता है। जो फर्स्ट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है इंडिया का वो है गोंडवाना कोल फील्ड। कौन सा एरिया है? गोंडवाना कोल फील्ड्स। इंडिया का जो टोटल कोल रिजर्व उसमें से 96% कोल रिजर्व गोंडवाना कोल फील्ड्स में है। और फिलहाल प्रेजेंट में जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन में से 99% प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? गोंडवाना कोल फील्ड्स। जैसे कि हमने बात की थी कि इंडिया का अप्रोक्स 90% गोल्ड प्रोडक्शन कहाँ से होता है? कोलार गोल्ड माइंस। और वहीं अगर कोल रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है इंडिया का वो कहाँ से होता है? गोंडवाना कोल फील्ड्स। हम बात करते हैं नेक्स्ट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया की, जो कि है हमारा टर्शरी कोल फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? टर्शरी कोल फील्ड। अभी हमने बात की कि इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का 99% प्रोडक्शन सिर्फ कहाँ होता है? गोंडवाना कोल फील्ड में। जबकि टर्शरी कोल फील्ड में ओनली 1% प्रोडक्शन होता है। कितना होता है? 1%। जो गोंडवाना कोल फील्ड है वहां पर बिटुमिनस कोल रिजर्व्स पाए जाते हैं।
कौन से पाए जाते हैं? बिटुमिनस कोल रिजर्व्स। दूसरे नंबर पर सबसे अच्छी क्वालिटी है कोल की, जिसमें 70 to 80% क्या होता है? कार्बन होता है। अब हम बात करते हैं, ये हो गई कोल के बारे में बात। अब बात करते हैं मिनरल ऑयल। देखो एक्चुअल में मिनरल ऑयल होता क्या है, सबसे पहले हम ये बात, द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज मिनरल ऑयल। जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ के इंटीरियर, पृथ्वी के गर्भ से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिनरल ऑयल या सेलाइन मिनरल ऑयल, या उसको कॉमन लैंग्वेज में पेट्रोलियम भी बोला जाता है। पेट्रोलियम में कई सारे फ्यूल्स मिक्स्ड होते हैं। पेट्रोलियम जो निकलता है उसको क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। उस क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में प्योरीफाई किया जाता है, इम्प्यूरिटीज को सेपरेट किया जाता है, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल हमें मिलते हैं। क्लियर? जैसे जो अर्थ के डिप्रेशन से, इंटीरियर से जो सेलाइन मिनरल ऑयल निकाला जाता है, उसको रिफाइनरीज में प्योरीफाई किया जाता है, जिससे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस। और ये सभी हमें कहां से प्राप्त होते हैं? रिफाइनरीज से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मिनरल ऑयल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाया जाता है। हमने 3 टाइप्स के रॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो जो पेट्रोलियम है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से रॉक्स में पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल जो होते हैं, इनमें 90 to 98% हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कितने होते हैं? 90 to 98% हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जबकि जो रिमेनिंग पार्ट होता है, 90 to 90% के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होता है, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। मिनरल ऑयल का यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। यू नो वेरी वेल, if we have vehicles, then the vehicle needs a specific kind of fuel. Clear? चाहे आपकी बाइक हो, उसमें आप पेट्रोल का यूज करते हो, कार हो, ट्रक हो, सभी में मिनरल ऑयल का यूज किया जाता है। घरों में केरोसिन का यूज किया जाता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में मिनरल ऑयल ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और आज भी कर रहे हैं। मिनरल ऑयल इज वेरी नेसेसरी फॉर human beings because a lot of machinery which is completely based on the utilization of mineral oil. Clear? मिनरल ऑयल के थ्रू ही वो मशीनरीज रन कर सकती है। तो मिनरल ऑयल काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पेट्रोल इंजन्स, डीजल इंजन्स, एरोप्लेन इंजन्स, मोटर व्हीकल के इंजन्स को रन करवाया जाता है। जो भी एग्रीकल्चरल मशीनरीज है, उनमें भी मिनरल ऑयल का ही यूज किया जाता है। उसके अलावा जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज में हीट और लाइट के लिए मिनरल ऑयल का यूज किया जाता है। इवन जो जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स में भी मिनरल ऑयल का यूज किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। अब बात करते हैं मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज की। इंडिया में भी मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इंडिया अपने कंजप्शन का, यानी कि जितनी खपत होती है मिनरल ऑयल की इंडिया में, उसका ओनली 10 to 15% ही प्रोडक्शन इंडिया में होता है। इट मीन्स इंडिया टोटल कंजप्शन का 80 to 85% मिनरल ऑयल इंपोर्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज से, जबकि इंडिया में सिर्फ 10 to 15% ही मिनरल ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं इंडिया में। द फर्स्ट वन इज आसाम कोल फील्ड्स। आसाम कोल फील्ड इंडिया की ओल्डेस्ट मिनरल ऑयल फील्ड है, यानी कि सबसे पहले मिनरल ऑयल इसी फील्ड से एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया है। सबसे पहले मिनरल ऑयल का पता इसी जगह पर लगा था। और आसाम ऑयल फील्ड में भी जो डिगबोई ऑयल फील्ड है, वो सबसे मेन ऑयल फील्ड है, जहां पर 800 ऑयल वेल्स। आसाम ऑयल फील्ड में एक ऑयल फील्ड है जिसका नाम है डिगबोई ऑयल फील्ड, और इस ऑयल फील्ड में अप्रॉक्स 800 ऑयल वेल्स यानी कि कुएं
और इन वेल्स के थ्रू मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो है सुरमा वैली ऑफ आसाम, बदरपुर, मासिमपुर, पतहारी। क्लियर, ये मेन एरियाज है जहां से मिनरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो हमारी नेक्स्ट ऑयल फील्ड है वो है गुजरात ऑयल फील्ड। ये जो गुजरात ऑयल फील्ड एक बेल्ट के फॉर्मेशन में है। क्लियर, और ये जो बेल्ट है ये सूरत से लगाकर राजकोट, वडोदरा, भरूच, सूरत, खेड़ा, मेहसाना यहाँ तक फैला हुआ, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स तक फैला हुआ। सबसे ज्यादा गुजरात ऑयल फील्ड में सबसे ज्यादा जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो अंकालेश्वर से किया जाता है, जो कि कहाँ है, गुजरात में। गुजरात हर साल 50 लाख टन्स मिनरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। गुजरात ऑयल फील्ड से एवरी ईयर 50 लाख टन्स मिनरल ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि जो टॉप मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड है इंडिया की, आसाम ऑयल फील्ड, वहां से 50 लाख टन्स मिनरल ऑयल एवरी ईयर प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि गुजरात ऑयल फील्ड से 50 लाख टन्स मिनरल ऑयल। इट मीन्स आसाम ऑयल फील्ड से भी 50 लाख टन्स और गुजरात ऑयल फील्ड से भी 50 लाख टन्स एवरी ईयर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफशोर एरियाज। ऑफशोर एरियाज की बात करते हैं। इसके अलावा इन एरियाज को छोड़ के भी कुछ एरियाज हैं जो कि समुद्र के अंदर है, इसीलिए उन एरियाज को क्या बोला जाता है, ऑफशोर एरियाज, बिकॉज दीज एरियाज आर नॉट सिचुएटेड ऑन लैंड, दीज एरियाज आर सिचुएटेड इनसाइड अ वाटर बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑफशोर एरियाज। और इंडिया में बॉम्बे हाई जो कि अरेबियन सी में है, मुंबई, क्लियर, वो एक ऑफशोर एरिया है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई से 176 किलोमीटर्स अवे है, दूर है। इंडिया में सबसे ज्यादा मिनरल ऑयल प्रोडक्शन बॉम्बे हाई से ही होता है, जिसको फिलहाल जिसका नेम चेंज करके मुंबई हाई कर दिया गया है। और यहां से हर साल 200 लाख टन्स, कितना, 200 लाख टन्स, मैंने अभी बताया था आपको, आसाम ऑयल फील्ड से 50 लाख टन्स एवरी ईयर प्रोड्यूस होता है, गुजरात ऑयल फील्ड से भी 50 लाख टन्स एवरी ईयर प्रोड्यूस होता है, जबकि जो ऑफशोर एरियाज है और उसमें भी जो मुंबई हाई जो कि नॉर्थ वेस्ट मुंबई से अप्रोक्स 176 किलोमीटर्स दूर है, अरेबियन सी में सिचुएटेड है, जिसको मुंबई हाई बोला जाता है, वहां से हर साल एवरी ईयर 200 लाख टन्स मिनरल ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है। मेन कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल, क्या कारण है कि लगातार मिनरल ऑयल का यूज बढ़ता जा रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या? देखो, सबसे ज्यादा मिनरल ऑयल का यूज किया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं ये रीजन है। फर्स्ट वन, इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज इजी। इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सेकेंड, एवरी पार्ट ऑफ इट इज यूजफुल। मिनरल ऑयल का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता है जिसको वेस्टेज के रूप में फेंक दिया जाता है। इसके जितने भी पार्ट होते हैं हर पार्ट यूजफुल होता है, हर पार्ट किसी ना किसी तरह एनर्जी डेवलप करने के लिए, जनरेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा ये ज्यादा पावर जनरेट करते हैं किसके कंपैरिजन में, कोल के कंपैरिजन, क्योंकि कोल के कंपैरिजन में इनमें हाइड्रोकार्बन्स ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। लास्ट, लेस एफर्ट इज रिक्वायर्ड व्हेन इट इज, जब इनका यूज हम करते हैं तो एफर्ट की जरूरत कम होती है। जैसे कोल का अगर यूज करते हैं हम तो बार बार, आपने देखा होगा पहले जो ट्रेन का इंजन है वो कोल से चलता था, इतने एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती थी, एक मजदूर लगातार लगा रहता था जो कोल सप्लाई करता था कंटिन्यूसली। जबकि जैसे ही डीजल इंजन शुरू हुआ या इलेक्ट्रिक इंजन शुरू हुआ, वो जो मेहनत है, वो जो एफर्ट है, वो बिल्कुल कम हो चुका है। तो लेस एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है मिनरल ऑयल में, इसलिए इनका यूज लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इनका महत्व भी बढ़ता जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द
oil refineries of India. These are the oil refineries of India. टोटल 19 रिफाइनरीज हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ के इंटीरियर से, उसको रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है. फिर हमें अलग अलग तरह के फ्यूल्स प्राप्त होते हैं. जैसे कि जो मिनरल ऑयल है उसको जब हम रिफाइनरीज में प्योरीफाई करते हैं तो हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, गैस मिलती है. उसके अलावा ग्रीस और भी कई तरह के ऑयल्स, केरोसिन, ये सब हमें मिलते हैं. तो ये मिनरल ऑयल का प्योरिफिकेशन कहाँ होता है? वो होता है रिफाइनरीज. इंडिया में अप्रोक्स टोटल 19 रिफाइनरीज है. अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की रिफाइनरीज की, तो मध्य प्रदेश में 19th पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है बीना. मध्य प्रदेश के बीना में एक रिफाइनरी है. मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही रिफाइनरी अवेलेबल है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर पावर रिसोर्सेस. सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट पावर रिसोर्स. इसका लाइव एग्जांपल ये है, आप भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सर्वाइव नहीं कर सकते. आपको पता है जब आप घर पे होते हो और अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आपको घर पे अच्छा नहीं लगता है. बिकॉज ऑल द अप्लायंसेस दैट वी यूज टू फुलफिल आवर डेली नीड्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी अप्लायंसेस हो जिनको हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बोलते हैं, जो हमारे घर पे हमारी हमें सर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, हमारी मेहनत को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं, सभी इलेक्ट्रिसिटी से ही रन करते हैं. चाहे वो टीवी हो, चाहे रेडियो, मोबाइल फोन, क्लियर, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, फैन, बल्ब, लाइट, एलईडी, क्लियर, सभी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं. तो प्रेजेंट सिनेरियो में इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट पावर रिसोर्स. इलेक्ट्रिसिटी को मेनली 4 सोर्सेस से हम प्राप्त कर सकते हैं. तो उन्हीं सोर्सेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि थर्मल पावर प्लांट में कोल का एज अ फ्यूल यूज करने पर हमें प्राप्त होती है. नेक्स्ट वन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि डैम बनाकर वाटर की पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का यूज करके उससे टरबाइन रन करवा के इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है, जिसमें वाटर का यूज किया जाता है, क्लियर, टरबाइंस को रन करने के लिए, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. उसके बाद है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी. न्यूक्लियर फ्यूल का यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और उन्हीं पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, जिसको फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट भी बोला जाता है. तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो गैस या मिनरल ऑयल से प्रोड्यूस की गई हो, उसको हम मिनरल ऑयल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की सबसे खास बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी पॉल्यूशन फ्री हो. इलेक्ट्रिसिटी का यूज जब हम एज अ रिसोर्स करते हैं तो न तो कोई साउंड आता है और न ही किसी तरह का स्मोक निकलता है और न ही किसी तरह का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है. दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. अगर सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है जो कि थर्मल पावर प्लांट में कोल का एज अ फ्यूल यूज करके जनरेट की जाती है. थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का यूज किया जाता है. कोल जो हीट प्रोड्यूस करता है, उस हीट से वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. कौन सा फॉर्म में किया जाता है? वेपर फॉर्म में. उस वाटर वेपर को कंप्रेस करके उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट की जाती है. जब उसको कंप्रेस किया जाता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है. क्लियर. फिर उस वाटर वेपर की काइनेटिक एनर्जी का यूज करके टरबाइंस को रन करवाया जाता है, जिससे टरबाइन रोटेट होते हैं. टरबाइंस जो होते हैं वो डायनामो से या जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं. जब टरबाइन रोटेट होते हैं तो वो जनरेटर के शाफ्ट को भी रोटेट करते हैं, और
जनरेटर की शाफ्ट जब रोटेट होती है तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इमेजेस में आपको दिखाई दे रहा है, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स। क्लियर? रिवर्स के ऊपर डैम बनाया जाता है जिससे कि रिवर का जो वाटर है एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर फिर वहां से नीचे फॉल होता है। तो जब वाटर को एक पर्टिकुलर हाइट तक राइज किया जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है, और जब वाटर उस हाइट से फॉल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। और वाटर की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों की मदद से जब ये जो फॉलिंग वाटर है टरबाइंस के ऊपर फॉल होता है तो उससे टरबाइन रन करते हैं, और फिर वही चीज वो टरबाइंस कनेक्टेड होते हैं जनरेटर से, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसके जनरेशन में वाटर का यूज किया गया हो, वाटर की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का यूज किया गया हो, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी की। इंडिया में कुछ मेजर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका यूज न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जा रहा है। क्लियर? यू नो वेरी वेल, न्यूक्लियर फ्यूल हैव इनॉर्मस पावर इनसाइड। न्यूक्लियर फ्यूल की एक छोटी सी मात्रा मिनरल ऑयल के कई लीटर से बराबर है। तो न्यूक्लियर फ्यूल में काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी अवेलेबल होती है, उसी एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा रही है। क्लियर? और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इंडिया में फिलहाल प्रेजेंट में 5 न्यूक्लियर प्लांट्स में न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है। द फर्स्ट वन इज तारापुर जो कि महाराष्ट्र में, देन सेकेंड कोटा जो कि राजस्थान में, थर्ड कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में, नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, एंड ककरापर जो कि गुजरात में। अब बात करते हैं विंड एनर्जी। जो विंड ब्लो होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर उस विंड की काइनेटिक एनर्जी का यूज टरबाइन को रन करवाने के लिए किया जाए तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जा सकता है। और इसी तरह विंड एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज मॉडर्न सिनेरियो में किया जा रहा है। क्लियर? यू नो वेरी वेल, विंड एक ऐसा रिसोर्स है जो कि इनएग्जॉस्टिबल है, जो कभी खत्म नहीं होगा। अनलिमिटेड क्वांटिटी में विंड एनर्जी अवेलेबल है। तो विंड एनर्जी का यूज इन विंड मिल्स में टरबाइंस को रन करने के लिए किया जाता है, और इन्हीं से बेल्ट के थ्रू जनरेटर कनेक्टेड होता है जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है। और ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है और अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी का यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, और आप देख सकते हैं अभी पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में भी विंड एनर्जी से रिलेटेड काफी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, और लगातार विंड एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की टोटल एनर्जी में वो बढ़ता जा रहा है। हम बात करते हैं बायोमास एनर्जी। जो एनर्जी एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट और एनिमल्स रेसिड्यूअल से प्रोड्यूस की जाती है। एग्रीकल्चरल रेसिड्यू यानी कि एग्रीकल्चर का जो बचा हुआ गार्बेज होता है, अनयूज्ड थिंग्स होती है जिसको हम गार्बेज बोल सकते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं उनका जो रेसिड्यूअल है, इसके अलावा फॉरेस्ट का रेसिड्यूअल है और इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इनका यूज जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोमास एनर्जी या बायोगैस उसको बोला जाता है। इसका दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका हम गैसियस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, एज अ फ्यूल वर्क करता है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी किया जा सकता है। इट मीन्स जैसे एलपीजी होती है आपके घरों में, वैसे ही बायोमास एनर्जी का गैसियस फॉर्म जिसको बायोगैस बोला जाता है उसका भी हम यूज कर सकते हैं, और हम चाहें तो उसी बायोमास प्लांट से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है
कि इंडिया में 19,500 मेगावाट की कैपेसिटी है बायोमास एनर्जी। अगर इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जाए तो काफी ज्यादा कैपेसिटी है इंडिया के अंदर, लेकिन फिलहाल ओनली मैंने अभी आपको बताया 19,500 मेगावाट की कैपेसिटी है, लेकिन प्रेजेंटली ओनली 292 मेगावाट एनर्जी ही या इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस की जा रही है फिलहाल बायोमास एनर्जी से। इसका भी धीरे धीरे डेवलपमेंट किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। बायोगैस या बायोमास एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, और आप चाहें तो आप आपके घर भी एनिमल रेसिड्यू, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, इंडस्ट्रियल रेसिड्यू और इन सब रेसिड्यूल्स का यूज करके, काउ डंग मीन्स गोबर का यूज करके, जिसको गोबर गैस भी बोला जाता है, क्लियर, इन सब का यूज करके आप भी आपके घरों पर बायोमास एनर्जी या बायोगैस का प्लांट लगा सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, आपको अगर याद हो तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जैसे ही हम अर्थ के इंटीरियर में जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम अर्थ के डिप्रेशन में जाते जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो जो अर्थ का इंटीरियर है वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर होता है अर्थ के इंटीरियर में, क्लियर, काफी हॉट होता है। हीट का यूज, जो अर्थ के इंटीरियर में जो हीट, अर्थ के इंटीरियर में जो हीट है, इसी हीट का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जा सकता है, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मींस द हीट एनर्जी ऑफ द अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, अर्थ की हीट एनर्जी, और अर्थ में हीट एनर्जी, जितना हम डिप्रेशन में जाएंगे उतनी ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी अवेलेबल है अर्थ में, और उसी एनर्जी का यूज जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है। अभी जियोथर्मल एनर्जी के रिसोर्सेस प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं इंडिया में, लेकिन इस फील्ड में लगातार कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इसके रिसोर्सेस को डेवलप किया जा सके। कुछ पॉइंट्स होते हैं अर्थ के ऊपर जिनको हॉट स्पॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉट स्पॉट। इन हॉट स्पॉट से अर्थ के डिप्रेशन से कंटिन्यूसली हीट निकलती रहती है। उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, और उन जहां वो पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं वहां एक प्लांट लगाया जाता है, जिससे उस हीट एनर्जी का यूज करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके, और ऐसी एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। Our last topic of this chapter is conservation of power resources. You know very well, the population of the world is increasing day by day, and the resources on the earth are limited in the quantity. So it is necessary to use all the resources in sustainable manner. तो उसी के लिए, इसी कारण, क्योंकि अर्थ पे जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, और इसीलिए इनका कंजर्वेशन नेसेसरी है। क्लियर, कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं हम इन रिसोर्सेस का? द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम डिग्रेडेबल सोर्स शुड बी लिमिटेड, यानी कि ऐसे सोर्स जो कि एक दिन खत्म हो जाएंगे, उनसे लिमिटेड एनर्जी प्रोडक्शन करें, लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा यूज ना करें। रिन्यूएबल रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी को डेवलप किया जाए। इसके अलावा जो एनर्जी जनरेट की जा रही है कंट्री में, उसको प्रॉपरली ट्रांसमिट किया जाए। इट मीन्स एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका यूज होना चाहिए, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। द फोर्थ वन इज एनर्जी रिसोर्सेस का कंप्लीट यूटिलाइजेशन करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि लोग एनर्जी रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी कोई भी स्क्वायर हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, वहां पर जब हम रुकते हैं, वेट करते हैं सिग्नल के खुलने का, तब तक हमें हमारी गाड़ी का इंजन बंद रखना चाहिए, जिससे कि फ्यूल को हम सेव कर सकें। एंड द लास्ट वन इज एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्सेस, यानी कि ऐसे सोर्सेस का यूज किया जाए जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे। और आपको मैंने बताया है कि क्यों
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस नेसेसरी है, क्योंकि ये ज़रूरत है हर एक व्यक्ति की, हर एक नेशन की, कि वहाँ के लोगों की जितनी भी ज़रूरतें हों वो पूरी हो, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पावर रिसोर्सेस है उनका कंजर्वेशन नेसेसरी। आर दिस चैप्टर इज completely finished. That's it for today. Thank you very much for listening to me.